वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। मैं दीपक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग अगर जैसे हम बात करें व्हाट इज अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू अकाउंट। देखिए, अगर आप नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेज के बारे में। किसी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अगर हम करते हैं तो इसके क्या एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि अब उसके अंदर खामियां क्या क्या हैं। वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कंप्यूटर विजार्ड की क्लासेस के अंदर। मैं दीपक। एक नए कॉन्सेप्ट पे हम बात करने वाले हैं। जैसे कि हमारी बात हुई थी कि अभी हम जो अकाउंटिंग सीरीज है वो स्टार्ट करने वाले हैं, तो उसी को लेकर के आज हमारा जो है सेकंड टॉपिक जो है ना आज स्टार्ट हुआ है। तो हम शुरू करते हैं आज का टॉपिक बिना किसी देरी के। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है अकाउंटिंग। अकाउंट्स क्या है और क्या क्या हम इसमें करने वाले हैं, वो सब डिस्कशन हमने हमारी जो फर्स्ट वीडियो थी टेबल ऑफ कंटेंट्स यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंट के अंदर हमने किया था, और उसके अंदर आपने देख भी लिया होगा कि अकाउंट्स क्या है और किस तरह से और क्या क्या उसमें हम कॉन्सेप्ट करने वाले हैं। तो आज उसी का जो फर्स्ट चैप्टर है हम शुरू करने वाले हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग क्या है वो हमने काफ़ी डीपली एंड ब्रीफली उसको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। अकाउंटिंग अगर जैसे हम बात करें व्हाट इज अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू अकाउंट। देखिए, अगर आप गूगल करते हो, बुक पढ़ते हो, या हर किसी की थियरी जो है वो डिफरेंट मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि हालांकि सब गलत नहीं होता, मतलब सब ठीक होते हैं। जिस प्रकार अगर हम उदाहरण के तौर पे बात करें, मान लीजिए मेरे को किसी सिटी के अंदर एंटर होना है, किसी विलेज के अंदर एंटर होना है, तो एक विलेज या एक सिटी के अंदर आने के लिए हमारे पास ढेरों सारे रास्ते होते हैं, लेकिन हर किसी रास्ते का मोटो क्या होता है कि उस विलेज या उस सिटी के अंदर एंटर करना। उसी प्रकार जितनी भी थियरी हम पढ़ते हैं उन सभी का मोटिव यही होता है कि वो है क्या, वो हर कोई उसको ब्रीफ कर रहा होता है, बट थॉट ऑफ ओपिनियन जो है सबका डिफरेंट होता है, एंगल सबका डिफरेंट होता है। जैसे यहाँ पर हमने एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट लिया है, व्हाट इज अकाउंटिंग अकॉर्डिंग टू अकाउंट। अकाउंटिंग क्या है हम पहले जान लेते हैं। हम अकाउंट्स को पढ़ेंगे बट उससे पहले प्रोसेस को जान लेते हैं। जिस प्रकार काम करने से पहले अगर काम करने का मेथड हमें समझ में आ जाए तो हम उसको बखूबी और आसान तरीके से कर सकते हैं। हमारे इस कॉन्सेप्ट के अंदर आपको अकाउंटिंग इतनी इजी और बिल्कुल साधारण से तरीके से समझाई जाएगी ताकि कोई भी फ्रेशर या कोई भी पर्सन इसको अच्छे से कर सके। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब देखिए, जैसे पहली लाइन इसकी जो आप देख रहे होगे यहाँ पर, अगर मैं आपको यहाँ पर पेन के थ्रू या हाइलाइटर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूं, अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। मतलब अकाउंटिंग का जो सबसे मेन मोटिव है वो है रिकॉर्डिंग करना। जिस प्रकार हम कोई लेन देन करते हैं हमारे निजी जीवन के अंदर, तो उसके अंदर जब कोई मतलब जब हम हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो उसके लिए किसी मेथड का यूज करते हैं। हम रिमाइंडर लगाते हैं, हम फोन के अंदर रिमाइंडर यूज करते हैं, दैट्स एटसेट्रा। काफी सारे कॉन्सेप्ट या फिर काफी सारे मेथड हमारे पास है इस चीज को करने के लिए। उसी के लिए अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंटिंग का मतलब क्या है? रिकॉर्डिंग करना। अब किस चीज की? एंड सेकेंडली क्या है? क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट अ बिजनेस और ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि किसी भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई भी इंफॉर्मेटिव यानी कि इंफॉर्मेशन रखने के लिए, चीजों को सही ढंग से सुचारू रूप से रखने के लिए जिस प्रोसेस है उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पे आगे भी बताया गया है, इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। फाइनेंशियल क्या होता है? एक ऐसा ईयर जो एक पर्टिकुलर डेट से शुरू होकर के पर्टिकुलर डेट तक जो है खत्म होता है। जैसे नॉर्मली देखा गया जाता है कि जो हमारा नॉर्मल ईयर होता है वो 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक होता है, लेकिन अकाउंटिंग जो ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च तक हमारा
खत्म होता है, यानी कि ओपनिंग जो है हमारे अकाउंट्स के बिजनेस की वो हमारी कब होगी, ओपनिंग होगी हमारी 1 अप्रैल से, और क्लोजिंग कब होती है जी, हमारी मार्च के अंदर, 31 मार्च के अंदर होती है। उसी के लिए इट इन्वॉल्व्स ट्रैकिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, प्रिपेयरिंग अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, यानी कि जैसे एंड ऑफ द ईयर जब हमारा हिसाब किताब देखा जाता है कि बिजनेस में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उसको देखने के लिए जिस टेक्निक का यूज किया जाएगा, जिस मेथड का यूज किया जाएगा, उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं। एंड एनालाइज द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन एंटिटी, यानी कि उस बिजनेस की पोजीशन जानने के लिए बिजनेस में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिजनेस में प्रॉफिट चल रहा है या घाटा चल रहा है, उन सबको देखने के लिए हम किसका यूज करते हैं, अकाउंटिंग का यूज करते हैं। इट मीन्स अगर साधारण से शब्दों में बात की जाए, यानी कि अकाउंट्स को संभालने का जो मेथड होगा उसको हम अकाउंटिंग बोलते हैं, साधारण से शब्दों में बात करते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा अकाउंटिंग क्या है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं, अब अकाउंटिंग कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। फर्स्ट हम बात करते हैं कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, एंड सेकेंडली हमारे पास होता है मैनुअल अकाउंटिंग। अब ये चीज है क्या, मतलब अकाउंटिंग हमने समझा जी काम करने का मेथड है। अब उस मेथड, जैसे मान लीजिए हम किसी एक कारीगर को बुलाते हैं, एक मिस्त्री को हमने बुलाया, क्या हर किसी अलग अलग मिस्त्री का मेथड एक होता है, नहीं, किसी का नहीं होता, हर किसी का जो मेथड है वो डिफरेंट होता है। उसी के चलते अकाउंटिंग को भी संभालने के हमारे पास कई अलग अलग प्रकार के मेथड हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं जी, अकाउंटिंग को संभालने के लिए हमारे पास 2 मेथड है। फर्स्ट अकाउंटिंग मेथड, लेकिन सेकंड जो हमारे पास है वो है मैनुअल मेथड। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों क्या है, किसकी जरूरत है किसकी नहीं है, वो हम यहाँ पर जानते हैं। अब सेकेंडली हम फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्या है। इट मीन्स अगर बिजनेस के अंदर हम जाते हैं और हमें अकाउंटिंग यानी कि हिसाब किताब का जो काम है अगर कंप्यूटर में रखना है वो किस तरह से होगा और उसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, आज इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीटली करने वाले हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। Computerized accounting refers to using a computer software to manage the financial transaction and records। मतलब बिजनेस में जितने भी लेन देन होंगे, जो भी हिसाब किताब होगा, उन सभी को मेंटेन करने के लिए हमें जिस मेथड का यूज करना पड़ेगा, जिस सोर्स का प्रयोग करना पड़ेगा, उसको हम कंप्यूटर सॉफ्टवेयर बोलेंगे। मतलब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने के लिए अब देखो कंप्यूटर एक है हार्डवेयर डिवाइस, इस देखिए ये नॉन लिविंग थिंग के अंदर आता है, बट हम इसको लिविंग थिंग में लाने के लिए क्या करते हैं, यानी कि एक यूजर और कंप्यूटर के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किसी थर्ड पार्टी की जरूरत होती है जिसको हम सॉफ्टवेयर बोलते हैं। ठीक है, तो उस सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए हम क्या करेंगे, यहाँ पर अपनी अकाउंटिंग जो है मेंटेन करेंगे। अब यहाँ पर दिस मेथड स्ट्रीमलाइंस अकाउंटिंग टास्क सच एज अ बुक कीपिंग, इनवॉइसिंग, पेरोल एंड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। मतलब कि अकाउंटिंग पहले के मुताबिक अगर आज देखा जाए बहुत आसान हो चुकी है, कारण क्योंकि हमारे पास बेहतर से बेहतर सॉफ्टवेयर है जिसके चलते हम अकाउंटिंग को इजी एंड आसानी से कर सकते हैं। जैसे इसमें बताया गया है बुक कीपिंग आसान हो चुका है, हम इसके अंदर कर सकते हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में, इनवॉइसिंग इजीली कर सकते हैं, पेरोल हम अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज का हिसाब किताब, एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हम इसके अंदर प्रॉपरली कर सकते हैं। तो ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होता है कि अगर हमें अकाउंट्स मेंटेन करना है तो जब भी हम किसी कंपनी के अंदर एंटर होंगे तो उसके लिए मेरे को किसकी जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर जरूरत पड़ेगी कंप्यूटर की। और कंप्यूटर में करने के लिए काम हमें क्या करना पड़ेगा जी, हमें करना पड़ेगा जी सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। देन नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में, किसी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अगर हम करते हैं तो इसके क्या एडवांटेज हैं। द एडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग इंक्लूडिंग इंक्रीज एक्यूरेसी, यानी कि एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट जो काम है, इंक्रीज एक्यूरेसी। जो आपकी गलतियां थी जब हम मैनुअल हिसाब किताब रखते थे उसकी बजाय अगर हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी जो है फास्ट होती है, इंक्रीज होती है। तो उसके चलते भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करना
आसान है और इम्पोर्टेंट भी है। अब फास्ट प्रोसेसिंग ऑफ अ फाइनेंशियल डाटा, जब भी हम अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं तो हम बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा जो है अपना वर्क कर सकते हैं। इसके लिए भी हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का जो है प्रयोग करते हैं। सेकेंडली क्या है, ईजियर एक्सेस टू रिकॉर्ड्स, हम किसी भी रिकॉर्ड को ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। जैसे हमें कोई चीज़ फाइंड आउट करनी है, ढूंढनी है, तो जस्ट ऑफ सर्च ऑप्शन हमारे पास होते हैं, तो उसके चलते हुए हम डाटा को अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकेंडली हमारे पास क्या है, एंड द एबिलिटी टू ग्रेटर रियल टाइम रिपोर्ट्स, जब भी हमें किसी भी प्रकार की रिपोर्ट अगर बनानी है, देखनी है, तो इजिली हम कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के जरिए वो आसानी से कर सकते हैं। इट ऑल्सो रिड्यूस द लाइकहुड ऑफ ह्यूमन एरर्स, यानी कि जो इंसान गलतियां करता था अब वो बहुत कम हो चुका। ऐसा नहीं है कि नहीं है, उसके भी डिसएडवांटेज हम पढ़ेंगे, लेकिन अभी यहाँ पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के चलते हुए हम बहुत कम एरर्स का यूज करते हुए अपने अकाउंटिंग को बेहतर ढंग से सुचारू रूप से चला रहे हैं। एंड हेल्प द बिजनेस स्टे कंप्लेन विद द टैक्स लॉ एंड रेगुलेशन, यानी कि टैक्स के चलते हुए या टैक्स के मुताबिक हम अपने जो बिजनेस को है, अपने अकाउंटिंग को है, वो मेंटेन कर सकते हैं, उसके अंदर अपना काम कर सकते हैं। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने के एडवांटेज ये हैं, जहां पर खूबियां मिलेंगी इंसान के अंदर, वहां पर आपको खामियां यानी कि उसके अंदर कमियां भी मिलेंगी। अब वो कमियां क्या है, इस पार्ट के जरिए हम जान लेते हैं। डिसएडवांटेज ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, डिसएडवांटेज का मतलब होता है कि अब उसके अंदर खामियां क्या क्या हैं। डिसएडवांटेज का मतलब कि उस सॉफ्टवेयर के अंदर जब हम काम करेंगे या कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करेंगे, उसमें क्या क्या खामियां रहने वाली है, उसके चलते हम यहाँ पे बात करेंगे। इनिशियल कॉस्ट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब भी हम मार्केट के अंदर कोई सॉफ्टवेयर परचेज करने जाते हैं तो उसके लिए हमें काफ़ी जो है ना चार्ज पे करना पड़ेगा। लाइक सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर एक्सपेंसेस आपको करना पड़ेगा, पीसी परचेज करना पड़ेगा, देन उसके बाद आपको सॉफ्टवेयर परचेज करना पड़ेगा। देन सॉफ्टवेयर तो हमें आता ही नहीं, सॉफ्टवेयर तो आपको आता ही नहीं, तो उसके लिए हमें किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, ट्रेनिंग सेशन की जरूरत पड़ेगी। हमें किसी जो मेंटोर होते हैं, जो उसके अंदर महारत हासिल किए होते हैं, टीचर्स लोग होते हैं, उनसे को ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, जिसका हमें चार्ज पे करना पड़ेगा। तो इनिशियल कॉस्ट इस पे जो है ना हमें पे करना पड़ता है, इसलिए भी इसका एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं स्मॉल टाइप बिजनेस के लिए। डिपेंडेंस ऑन टेक्नोलॉजी, सिस्टम फेलियर हो सकता है, लाइक मतलब डेटा क्रैश होने का डर है, डाटा लॉस होने का डर है। मान लीजिए कोई टेक्निकल फेलियर आ गया, कोई इश्यूज आ गया जिसके चलते आपके डाटा लॉस हो चुका है, तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। सिक्योरिटी रिस्क, जो आज के टाइम में जहां पर इतने साइबर क्राइम जो है ना चले हुए हैं, तो उसके चलते हुए भी हम यहाँ पर कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को लेकर के इसको हमने डिसएडवांटेज के अंदर इसलिए लिया है क्योंकि साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स जो है ना यहाँ पे आ सकते हैं, डाटा लीक होने के चांसेस हैं, डाटा में छेड़खानी यानी कि बदलाव होने के चांसेस हैं। एंड अनऑथोराइज्ड एक्सेस, हमारे सिस्टम के अंदर कोई अनऑथोराइज्ड पर्सन यानी कि थर्ड पार्टी को एंटर कर सकता है, तो इसलिए भी इसके हम जो है ना डिसएडवांटेज मान सकते हैं। उसके बाद कॉम्प्लेक्सिटी, सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी हो सकता है काफ़ी डिफिकल्ट। ऐसा नहीं है कि आजकल के जितने भी प्रोग्राम जो है ना जनरेट हो रहे हैं, जो बन रहे हैं, वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं, कोई भी उसको आसानी से, लेकिन फिर भी एक फ्रेशर कैंडिडेट के लिए वो काफ़ी डिफिकल्ट है। कस्टमाइजेशन इश्यूज, मान लो हर किसी कंपनी की उसकी बिजनेस के अकॉर्डिंगली नीड है, तो उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कस्टमाइजेशन इश्यू रहेगा। भाई इसके अंदर भाई इस बिजनेस को लेकर के सेकेंडली बिजनेस को, थर्ड बिजनेस को, या फर्स्ट क्वेरी सेकंड क्वेरी, मतलब इस टाइप से हम देखें तो कस्टमाइजेशन इश्यू बनता है। डाटा इंटीग्रिटी यानी कि ह्यूमन एरर इनपुट, मान लीजिए मैंने अगर ह्यूमन यानी कि यूजर ने ही अगर उसके अंदर एक रॉन्ग इनपुट दिया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो रिजल्ट भी हमें मतलब रॉन्ग ही देगा। सो ये भी एक प्रॉब्लम है। ओवर रिलायंस ऑन सॉफ्टवेयर एंड रेगुलर अपडेट एंड मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर अपडेट, जैसे जैसे अब नई नई चीज़ें आती रहती हैं, सॉफ्टवेयर में अपडेट चलता रहता है, तो उनको देखते हुए भी जो है यहाँ पर इसके अंदर हम इसको डिसएडवांटेज के अंदर ऐड कर सकते हैं। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा होगा, कारण क्या है, अगर हमें कोई भी चीज़ प्रॉपरली
अगर समझनी है, जाननी है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमें इन चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं अब कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अगर हमने करनी है तो उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के अंदर हमें सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी, जैसे पिछले पार्ट में हमने पढ़ा था। अब इस पार्ट में क्या है कि हम जानेंगे कि अगर मान लीजिए हमने कंप्यूटराइज अकाउंटिंग करने और उसमें किसी सॉफ्टवेयर का यूज करना है तो कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेगा। हाँ, मैं एक बात बताना भूल गया था कि हम इस सीरीज के अंदर जो बीजी है और जो टैली है दोनों को ही एक साथ में ऑपरेट करेंगे। एक क्लास हमारी बीजी की रहेगी तो सेकंड क्लास हमारी टैली की रहेगी। तो हम फर्स्ट क्लास जो है ना, जब प्रैक्टिकल पे आएंगे तो टैली का यूज करेंगे, सेकंड क्लास हम आपका बीजी का यूज करेंगे। तो दोनों को हम साथ में ऑपरेट करेंगे, सीरीज अलग अलग रहेगी। कॉन्सेप्ट एक है, अकाउंटिंग का मेथड एक है, लेकिन जो है ना सॉफ्टवेयर में थोड़ा बहुत चेंजमेंट होता है। जैसे कस्टमाइजेशन इश्यू की हमने डिसएडवांटेज की बात की थी, तो उसमें एनवायरनमेंट अलग मिलेगा, इसमें अलग मिलेगा, तो उसके चलते हुए में थोड़ा सा अलग अलग काम करना पड़ेगा। अगर आप टैली यूजर है सो आई होप कि आप टैली की सीरीज को ऑपरेट करोगे, देखोगे। अगर आप बीजी यूजर हो तो ऑब्वियस सी बात है आप बीजी यूज करोगे। अब टैली क्या है? टैली एक सॉफ्टवेयर है, मीन्स क्या है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में जो कम्युनिकेशन का जो काम करेगा तो वो होगा टैली। टैली क्या है? टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टैली क्या है? एक अकाउंटिंग हमने समझा था, यानी कि बिजनेस के अंदर जो लेन देन होंगे उनको मेंटेन करने के लिए जिस प्रोग्राम जिस मेथड का यूज किया जाएगा उसको हम क्या कहेंगे? अकाउंटिंग कहेंगे। अब टैली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि बिजनेस के अंदर जो लेन देन होता है उसको संभालने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है, यानी कि जो जितने भी बिजनेस के अंदर जो ट्रांजेक्शन होंगे उसको हैंडल करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का यूज किया जाएगा उसको हम टैली बोलते हैं। अब टैली जो है ना, टैली पे हम कोई सेपरेट वीडियो बनाएंगे। टैली के ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, किसने शुरू किया था, बहुत सारी चीजें। वैसे भी आजकल ऑनलाइन सिस्टम है, बहुत सारी चीज़ें आपको इजीली मिल सकती हैं, अवेलेबल है गूगल पे। आप गूगल करोगे टैली का ब्रीफ हिस्ट्री के बारे में, आपको सब इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम बात करने वाले हैं कि टैली के वर्जन के बारे में। जब टैली आया तो अलग अलग वर्जन्स में आया था। लाइक अगर शुरुआत की बात की जाए, जब ये शुरुआत में लॉन्च किया था 3.0 इसका जो वर्जन है वो लॉन्च हुआ था काफ़ी टाइम पहले। मैंने बताया इसकी हिस्ट्री के बारे में बाद में डिस्कस करेंगे। ये जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट था हमारा, स्टार्टिंग वर्जन जिसको हम बोलते हैं। फिर 4.5 आया डोज वर्जन में, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें उसके बाद 5.4 वर्जन आया, ग्राफिक वर्जन, क्योंकि डोज में तो कमांड के थ्रू काम होता था। अब हर कोई तो उसमें काम कर नहीं सकता था, तो कंपनी को इस इश्यूज को देखते हुए इसको कस्टम किया गया और ज्यादा अपडेट किया गया, एंड देन इसको ग्राफिक वर्जन में लॉन्च किया गया 5.4। फिर आया 6.3 वर्जन जो कि ग्राफिक वर्जन विद न्यू मॉडल था, जिसका यूज अब तक जीएसटी आने से पहले तक सबसे ज्यादा 6.3 वर्जन का जो है ना यूज किया गया। अब बारी आई फिर 2005 के अंदर 7.2 के बारे में। जब इंडिया में वेट लॉन्च किया गया, इंडिया में जो वेट है हमारा 2005 में लॉन्च किया गया था, तो उसके चलते हुए अब पुराने वाले वर्जन में तो वेट था नहीं, तो अब नए वर्जन में हमने अपडेट कर दिया किसको? वेट को, विद ग्राफिक वर्जन विद न्यू मॉडल विद टैक्स, यानी कि वेट टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स जो हमारा होता है उसमें हमने ग्राफिक्स ऐड कर दिए, एंड देन एक नया मॉडल हमने लेकर के आए। फिर आया 2009 के अंदर 9.0 ग्राफिक वर्जन विद द न्यू मॉडल। ये टैली ERP 9 था, मतलब विदाउट जीएसटी था। टैली ERP था, 2009 अप्रोक्स में आया था। उसके बाद फिर आया 2017, क्योंकि जब इंडिया में जीएसटी लागू हुआ था 2017 के अंदर, जुलाई 17 में जीएसटी, तो वहाँ पर हमारा जो टैली ERP है एंटरप्राइज, तो वहाँ पर टैली 9 को विद जीएसटी मॉडल के साथ में लॉन्च किया गया था। इसके अलग अलग वर्जन था। जो टैली ERP का जो लास्ट वर्जन था, क्योंकि अब तो उसके वर्जन आते नहीं है, क्योंकि टैली प्राइम अभी आज के टाइम पे चला हुआ है, तो 6.6.3 जो था टैली ERP का जो लास्ट अपडेट था, उसके बाद जो है
2019 के अंदर हमारा जो टैली प्राइम है वो लॉन्च कर दिया गया था। अब जो टैली प्राइम है वो इतना एडवांस और इतना यूज़र फ्रेंडली है कि कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट उसके अंदर इजीली काम कर सकता है। बेहतर से बेहतर चीज़ें उसमें दी गई हैं, तो जिनका यूज़ करते हैं हम अपनी अकाउंटिंग को और बेहतर ढंग से करेंगे या फिर यूज़ में लाएंगे उसको। एंड देन फिर टैली प्राइम का भी जो है ना अब बीटा वर्जन आया, बीटा या बेटा जो भी आप प्रोनाउंस करो वो आप पे डिपेंड करेगा। मतलब इसमें एआई काम करता है, कुछ चीज़ें ना ऑटो वर्क करने लगी हैं, कुछ रिपोर्ट्स अपने आप जनरेट होने लगे। अपने आप का मतलब ये नहीं कि वो जादू की छड़ी वो बना देगा, नहीं, लेकिन ये है कि काफ़ी जो समय है वो अब यूज़र का बच जाएगा। उन फीचर्स के आते हुए हम फ्यूचर में डिस्कस करेंगे वो क्या है क्या नहीं है। तो ये हमारा टैली का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। ब्रीफ इंट्रोडक्शन के बारे में हम तब बात करेंगे जब टैली का कॉन्सेप्ट जो है ना शुरू करेंगे, बट फिलहाल तो हम जो है ना मैनुअल कॉन्सेप्ट पे काम करेंगे। देन अब टैली का ओवरव्यू होने के बाद सेकंड पार्ट हम बात करते हैं मैनुअल अकाउंटिंग के बारे में। मीन्स क्या है, अगर मान लीजिए कंपनी आपको प्रेफर करते है कि भाई हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग न करके हमें जो है ना मैनुअल अकाउंटिंग करना, मतलब हैंड रिटन, जो आज भी बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जहां पर मैनुअल अकाउंटिंग होती है, तो उसको लेकर के हम यहाँ पर मैनुअल अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है और क्या होती है उसके बारे में बात करेंगे। मैनुअल अकाउंटिंग, तो मैनुअल अकाउंटिंग क्या है? मैनुअल अकाउंटिंग इज द ट्रेडिशनल मेथड, यानी कि जो हम काफ़ी लंबे समय से जब जो प्रचलन चलता आ रहा था, जो हम मैनुअल बही खाते, जो आज भी जैसे हम बनियों की बात करते हैं वो आज भी बही खातों में विश्वास करते हैं और वो वही यूज़ करते हैं जिसको हम मैनुअल मेथड बोलते हैं। तो मैनुअल अकाउंटिंग इज द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ द रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन बाय हैंड, यानी कि जिसको हाथ से मेंटेन किया जाता है उसको हम मैनुअल मेथड कहा जाता है। टिपिकली यूजिंग द फिजिकल लेजर्स, इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, हमें अपने हाथों से लेजर्स फिजिकल मोड में मेंटेन करने पड़ते हैं, जर्नल्स बनाना पड़ते हैं, देन स्प्रेडशीट जो है ना बनाना पड़ता है। दिस अप्रोच रिक्वायर द अकाउंट्स और बुक कीपर्स This approach requires accountants और bookkeeper to manual entry data। इसके अंदर चाहे वो कोई bookkeeper हो, बही खाते हिसाब संभालने वाला, या कोई अकाउंटेंट है, उसको डेटा को, जो डाटा होगा आपका, उसको मैनुअली आपको एंटर करना पड़ता है। एंड परफॉर्म कैलकुलेशन एंड द प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसके अंदर आपको फिर देन फाइनली आपको फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है वो प्रिपेयर करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। लेकिन कंक्लूजन ये है कि ओवरऑल काम आपको हाथ से करना पड़ेगा, इसमें कोई कंप्यूटराइज, इसमें कैलकुलेशन हाथ से करनी पड़ेगी, चाहे आप फ़ोन का यूज़ करो, चाहे आप कंप्यूटर यूज़ करो, कंप्यूटर में, या फिर कैलसी का यूज़ करो, कैलकुलेटर का यूज़ करो, डजंट मैटर, लेकिन आपको हर काम मैनुअल करना पड़ेगा पेन और बुक के साथ में। क्लियर है? एंड देन हम बात करेंगे सेकेंडली इसके की फीचर्स ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट, लेजर एंड जर्नल्स। की फीचर्स ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर जो फर्स्ट पार्ट आता है वो आता है ledgers and journals. Transactions are recorded in a journal first and then posted to the ledger, यानी कि मैनुअल अकाउंटिंग के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल फर्स्ट, यानी कि इसका जर्नल पहले बनाना पड़ेगा, देन हमें लेजर के अंदर इसको पोस्ट करना पड़ेगा। तो मैनुअल अकाउंटिंग का एक ये की फीचर है हमारा। देन दूसरा क्या है, ट्रायल बैलेंस। अ ट्रायल बैलेंस इज अ प्रिपेयर्ड प्रोडक्टली टू एंश्योर दैट डेबिट्स इक्वल क्रेडिट। अगर हम मैनुअली काम करते हैं तो जब हम उसका हिसाब किताब बनाते हैं, ओवरऑल रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, तो जब ट्रायल बैलेंस बनेगा तो जो डेबिट अमाउंट है और क्रेडिट अमाउंट है वो हमारा इक्वल आना चाहिए। अगर मान लीजिए आपने कैलकुलेशन करते वक्त कोई गलती कर दी, या कोई अगर मान ले कोई कॉलम, यानी कि कोई लेजर मेंटेन करते वक्त कोई जीरो कम ज़्यादा अगर आपने मेंटेन कर दिया तो आपका जो ट्रायल बैलेंस है वो कभी भी इक्वल नहीं आएगा। एक डिसएडवांटेज हम मान सकते हैं कि क्योंकि ये बहुत बड़ा इशू था किसी भी बुक कीपर या फिर अकाउंटेंट्स के लिए, जो कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ऐसा नहीं होता है। जैसे जैसे आप एंट्री पास करते हो तो जो रिपोर्टिंग है, चाहे वो ट्रायल बैलेंस है, डे बुक है, कैश बुक है, वो ऑटोमेटिकली जो है ना आपकी क्रिएट होती रहती है। तो नो वरी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट है कि
जिसका की फीचर है ट्रायल बैलेंसेस द प्रिपेयर्ड द प्रोडक्टली टू एंश्योर दैट डेबिट्स एंड equals our credit amount. Second part is financial statements. Financial reports like income statements, balance sheets and cash flow statements are प्रिपेयर्ड मैनुअली. जैसे कि मैंने अभी पिछले पॉइंट में बात की थी कि जब भी हम कोई भी काम करते हैं मैनुअल अकाउंटिंग के अंदर तो हर चीज़ आपको मैनुअल मेथड के जरिए करनी पड़ती है. जैसे फाइनेंशियल रिपोर्ट्स होगी लाइक एज अ इनकम स्टेटमेंट्स, बैलेंस शीट्स एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड मैनुअली. हर चीज़ आपको मैनुअल जो है ना प्रिपेयर करना पड़ेगा. देन सेकेंड पार्ट इज एडवांटेज. इसका एडवांटेज क्या है? Cost. It can be less expensive since it doesn't require the purchasing a software or expensive computers. इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें किसी भी महंगे से महंगे कंप्यूटर या किसी भी सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, तो इसको हमने मैनुअल में करना पड़ता है कि ये चीज़ घट गई, हमारा एक खर्चा घट गया. सिंप्लिसिटी. फॉर एवरी स्मॉल बिजनेस और द पर्सनल अकाउंटिंग मैनुअल अकाउंटिंग कैन बी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड ईजी टू मैनेज. किसी भी एक आम इंसान के लिए जो अकाउंटिंग की नॉलेज नहीं रखता उसके लिए अकाउंट्स को मेंटेन करना बहुत ईजी और आसान हो जाता है मैनुअल अकाउंटिंग के जरिए. कंट्रोल. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इसके अंदर जो सबसे अहम जो मेरे को हिस्सा लगता है, पार्ट लगता है, कंट्रोल. सम यूजर्स फील दे हैव मोर कंट्रोल ओवर देयर डाटा एंड प्रोसेस. यानी कि बहुत सारे बिजनेसमैन मानते हैं कि अगर हम मैनुअल प्रोसेस करते हैं तो हर चीज़ पे हमारा कंट्रोल हो, उसमें कोई भी हम गलती न करते हुए अपने डेटा को अपने पास सिक्योर रख सकते हैं. इसका एक एडवांटेज हम मान सकते हैं. तो ये हमारे अब इसके डिसएडवांटेज क्या है? टाइम कंज्यूमिंग है. भाई अगर आपको मैनुअल चीज़ें करनी पड़ेगी तो ऑब्वियस सी बात है. एक तो आप बाइक पे सवार होकर के जाते हो, पैदल चलते, तो दोनों में डिफरेंस तो है ही. तो टाइम कंज्यूमिंग होगा, इसमें बहुत समय लगने वाला है. एरर पॉर्न. इसमें गलतियां होने के 90% जो है ना चांस है. क्यों है? क्योंकि अगर आप मैनुअल करोगे तो अगर वही जैसे हम पीछे की फीचर्स में बात कर रहे थे, अगर आपने मेंटेन करते वक्त एक जीरो कम या ज़्यादा लगा दी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो डाटा है वो ये जो स्टेटमेंट है वो मिसमैच हो जाएगी. लैक ऑफ रियल टाइम डाटा, लिमिटेड स्केलेबिलिटी. मान लीजिए हम एक लेजर बुक लगाते हैं तो उसका एक स्केल है, उसमें कोई ये नहीं है कि आप जितना मर्जी रिकॉर्ड मेंटेन करो. तो एक स्केलेबिलिटी भी इसके अंदर हम एक डिसएडवांटेज मान सकते हैं क्योंकि इसका एक स्केल जो है ना एक लिमिटेड स्केल होता है जिसके जरिए हम इसमें प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकते. तो ये दो मेथड थे हमारे पास. अब हम बात करते हैं. आई होप कि आपको टॉपिक समझ में आया होगा. वीडियो थोड़ा लंबा ज़्यादा बना है क्योंकि हर पॉइंट को समझना ज़रूरी था, तो उसके चलते हमें लगा कि ये ब्रीफ वीडियो होना चाहिए. तो आई होप कि आपको समझ में आएगा प्रॉपरली. थैंक्स. चलिए आज के लिए सिर्फ इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए. तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.